वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। हमने एक बेसिक अकाउंटिंग फॉर द बिगिनर का एक सीरीज शुरू किया है जिसमें यह थर्ड वीडियो होने जा रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको क्विक रिक्वेस्ट है कि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऑन द टेलीग्राम यू नीड टू सर्च CAS इब्राहिम और आपको ये मिल जाएगा। पिछले कुछ वीडियो में हमने कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस इसके देखे थे और अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ के नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे जो हम देखेंगे वो कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका जो बिजनेस है ये इट विल रन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए चलता रहेगा बिजनेस। ऐसे नहीं कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर दे तो ऐसा नहीं कि चलो चला करके देखते हैं होता है क्या, देखते हैं होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। सो दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न में कि इट इज एज्यूम दैट योर बिजनेस विल रन फॉर एवर। तो इसलिए हम शॉर्ट वेरिएशंस को कंसिडर नहीं करते, लॉन्ग टर्म को कंसिडर करते। मतलब क्या होता है कि शॉर्ट वेरिएशन मतलब बिजनेस में अगर कुछ उतार चढ़ाव रहता है कुछ शॉर्ट टाइम में, तो हम उसको यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। वी विल थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। लॉन्ग टर्म में इसको बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा वही देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते कि जैसे जियो आया, जैसे जियो आया वैसे बहुत सारे एयरटेल कंपनीज में थोड़े से इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो दैट डजंट मीन कि बाकी कंपनी ने बिजनेस ही बंद कर दिया। नो, बिकॉज शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ बट दैट डज नॉट मीन कि लॉन्ग टर्म में वो हमेशा लॉस में जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन जो था, शॉर्ट टर्म जो बिजनेस प्रॉब्लम्स थे उसको उन्होंने इग्नोर किया एंड दे वेंट अहेड विथ अ लॉन्ग टर्म प्लान बिकॉज दे वर नोइंग कि बिजनेस लॉन्ग चलेगा। इट इज अ गोइंग गोइंग एंड गोइंग कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अ कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे नाम में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्ट्री। इन शॉर्ट क्या कि जिस प्राइस में हमने एसेट को परचेज किया था उसी प्राइस में हमको एसेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी परचेज किया था, ये मशीनरी परचेज किया से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में। सो फॉर 1 लाख रुपीज ऑफ कॉस्टिंग वी परचेस्ड अ मशीनरी। ओके, अब क्या हो रहा है, 2-3 साल हो गए मशीनरी का, आज हम इसको रीसेल करेंगे सेकेंड हैंड मार्केट में तो ये 20,000 को ही जाएगा। तो अपने बुक में जरूरी नहीं है कि इसको 1 लाख से 20,000 पे लेके आए मार्केट वैल्यू पे। इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। डिप्रिसिएशन हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे दैट इज ऑन ग्लोसरी ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कॉमर्स डिक्शनरी लूंगा मैं, पूरी कवर करूंगा यहाँ पे। तो उसमें आपको समझेगा कि व्हाट इज द डिप्रिसिएशन। तो इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू वी नीड टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डज नॉट मीन कि हम पूरा 20,000 अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ही दिखाएंगे। या उल्टा एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्लॉट परचेज किया था, हमने एक प्लॉट परचेज किया था। ये प्लॉट हमने आज लिया था 20 लाख रुपए में। ओके, 2-3 साल के बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट ये प्लॉट बन गया। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल नजदीक को एयरपोर्ट आ रहा था तो इसका वैल्यू हो गया 1 करोड़। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बुक्स में अपने को 1 करोड़ दिखाना है। अपने बुक्स में हम इसको 20 लाख में ही कैरी करते आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे उस कॉन्सेप्ट कैसे, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंट, वहां पे आपको इसका पूरा मैं लॉजिक के साथ बता दूंगा कि ऐसे क्यों करना है अपने को। ओके, तो अब तक के लिए बस इतना ही समझ लो कि अपने को कॉस्ट पे, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज व्हाट, द कॉस्ट एट विच वी परचेज द एसेट। अपने को जितना कॉस्ट आया उतने अमाउंट पे आप इसको शो करना है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि इट इज क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कंसेप्ट, इट इज वेरी नियर टू द कॉस्ट कंसेप्ट। मतलब क्या, change in the value of asset is recorded, change in the value of asset is recorded only कब, when business realizes it। मतलब जो लास्ट एग्जांपल में हमने दिखाया था कि 20 लाख रुपीज का जो अपना प्लॉट था, नाउ इट बिकेम 1 करोड़ रुपीज का प्लॉट। इसको हम तभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको एक्चुअल रियलाइज करेंगे। रियलाइज मतलब अपना इंग्लिश वाला वर्ड नहीं कि मुझे लगा हो जाएगा, दैट लगा इज नॉट रियलाइज ओवर हियर। यहाँ पे अकाउंटिंग में रियलाइज मतलब है जब हम उसको एक्चुअली सेल करेंगे। अगर हम सेल करेंगे तो ही हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा के दिखाएंगे, और अगर हम सेल नहीं कर रहे तो ये नहीं दिखाएंगे। सो व्हेन वी हैव सर्टेनिटी दैट द इंक्रीज इन वैल्यू इज इजीली रियलाइजेबल, मतलब हमको गारंटी है कि इजीली मिलेगा। बट रियल एस्टेट के केस में इट इज नॉट ऑलवेज गारंटेड कि अपने को जल्दी मिलेगा या इजीली मिलेगा।
वी डोंट नो दैट वेदर वी गेट इट इजीली और नॉट, इसलिए हम उसको इमीडिएटली इंक्रीज नहीं करेंगे। देन एंड देन ओनली द चेंज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर अपने को लगता है तो ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दिस इज द रियलाइजेशन कंसेप्ट। Okay, then next is the dual aspect concept. Dual aspect, see, every coin has two sides. Same way accounting में भी हर रिकॉर्ड के दो साइड पे एंट्रीज करेंगे। दिस इज अ कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? देखो अकाउंटिंग सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री, और दूसरा होता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में क्या होता है, जो हमने आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने जो लोग हैं वो एक दो तीन बुक्स रखते थे, जिसमें डेली बुक एक रहता था जिसको मराठी में रोजमेर कहते हैं, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो डेली बुक एक रहता था, कैश बुक एक रहता था और लेजर रहता था। उसमें सिर्फ वो एक बस एंट्री करके रखते थे कि हमने इसको गुड्स बेचा है, इससे इतना पैसा आना है। दैट इज अ सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बट डबल एंट्री अगर बुक कीपिंग सिस्टम देखते हो तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट जाते हैं, एक जाता है डेबिट इफेक्ट और दूसरा जाता है क्रेडिट इफेक्ट। अब आप बोलेंगे यार डेबिट और क्रेडिट सुन के हमको अकाउंटिंग में डर लगता है, ये होता क्या है? इसके बारे में हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। बट अभी के टाइम पे इतना समझ लो कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है उसको हम डबल एंट्री करेंगे, मतलब दो साइड में एंट्री करेंगे, नॉट टू एंट्री, एक ही एंट्री करेंगे बट इसका दो साइड में एंट्री जाएगा। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट अनलॉक एवरी कॉइन हैज, and it says the record each transactions on the two sets of account, that is debit and credit। और जो भी है मतलब साइड सर ये है, कुछ अलग वीडियोस में हम इसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज अ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंट कंसेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ अगर हम समझेंगे, थोड़ा सा थ्योरी में आगे जाने के पहले, फॉर एग्जांपल से देयर इज अ मिस्टर ए को हर महीना 50,000 रुपये मिलता है, तो उसका थोड़ा सा खर्चे का एनालिसिस करेंगे। उसको हाउस होल्ड के लिए 20,000 रुपये लगता है, इंक्लूडिंग रेंट और उसका ग्रोसरीज और ये सब मिला के। बच्चों का ट्यूशन फी आता है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। वो खुद के खर्चे के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए 10,000 रखता है, और जो 10,000 बचता है ये इसको करेगा सेविंग, हर मंथ सेविंग करेगा। मुझे बताओ सेविंग किस एंगल से करता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में कि कुछ इमरजेंसी हो तो देयर शुड बी अ फंड। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द सेविंग, राइट? सो व्हाट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रूडेंट है। प्रूडेंट मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्यूचर को लेके थोड़ा सा हम प्लान कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर कुछ लगता है तो वी मस्ट हैव समथिंग विथ अस, राइट? नॉट ऑलवेज बुरा, अच्छा भी। अगर एक तो हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो सकती है घर पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वहां पे हम ये पैसे को यूज कर सकते हैं, या देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी को भी मैं यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसके घर के बाजू का फ्लैट सेल पे आ रहा है जो बहुत सस्ते में मिल रहा है, ही कैन गो विद दैट द सेविंग। इट्स कॉल्ड प्रूडेंट कंसेप्ट। प्रूडेंट इज व्हाट, नेक आपको फ्यूचर प्लान करके आज कुछ सेविंग्स करने हैं, दैट इज प्रूडेंट, राइट? सो अकाउंटिंग में क्या होता है, इसका अकाउंटिंग से क्या संबंध है, इसका अकाउंटिंग से क्या मतलब है? देखो प्रूडेंट में ये होता है कि अकाउंटिंग, जैसे हमने जो इसका देखा था, जो मैंने आपको बोला बिल्डिंग के एग्जांपल में, कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बिल्डिंग में क्या होता है, 20 लाख टू 1 CR हो गया, ओके। तो ये कंसेप्ट क्या कहती है कि अगर अकाउंटिंग में इनकम को एंटिसिपेट मत करो, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। एंटिसिपेट मतलब आज ही उसको इमेजिन मत करो, बट लॉस अगर है तो उसको एंटिसिपेट कर दो। एग्जाम्पल को समझेंगे और एक बार अकाउंटिंग के एग्जाम्पल के एंगल से समझेंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो रहा है, यहाँ पे 80 लाख रुपीज का फायदा हो रहा था अपने प्लॉट में, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट आया भी नहीं और हमने पार्टी शुरू कर दी। सो दैट शुड नॉट बी द केस, राइट? मुझे मिलेगा, जब मिलेगा देन वी कैन प्लान फॉर द पार्टी, देन वी कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट लॉस अगर अपने को लगता है कि हो सकता है, तो उसके लिए अभी से एडवांस में प्रोविजन करके रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एम्प्लॉयज का स्ट्राइक था, एम्प्लॉयज का स्ट्राइक हुआ और वहां पे उन्होंने कुछ डिमांड्स रखे, ओके। अपने को लगता है कि उसमें के 10 डिमांड तो अपने को एक्सेप्ट करने ही है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो 10 डिमांड के हिसाब से जो भी कॉस्ट आएगा, दैट कॉस्ट वी नीड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका प्रोविजन अपने को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट एंटिसिपेटेड लॉस यू शुड बी anticipate in the advance but not income. That is called conservatism or prudent concept. When there are many alternatives values of asset, choose the lowest one. जैसे यहाँ पे है 20 लाख रुपए का एक वैल्यू एसेट का, 1 करोड़ का वैल्यूएशन था, चूज द लोवेस्ट वन, क्योंकि ये मिला नहीं 1 करोड़ अभी,
right? It is not prudent to count unrealized gain, but it is wise to guard against unrealized प्रॉफिट और अनरियलाइज लॉस। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे अपने को अनरियलाइज लॉस करना पड़ेगा। इट इज नॉट प्रूडेंट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज नॉट प्रूडेंट टू काउंट अनरियलाइज्ड गेन, जो मिला ही नहीं उसको काउंट करना, इसको शानपन नहीं बोलते, इसको होशियारी नहीं बोलते। बट जो अगर अनरियलाइज्ड फ्यूचर में का लॉस होगा तो उसको अपने को गार्ड करना पड़ेगा, उसके लिए अभी भी अपने को प्लानिंग करना पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। नाम में लिखा कंसिस्टेंसी, यू शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इन व्हाट? देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड। जैसे हमने इस लेक्चर के मतलब फास्ट पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि कंपैरिजन हमने दिखाया था चाइनीज वालों का। अगर जो मेथड उसने फॉलो किया वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो हर टाइम उसके भी टेस्ट में फर्क आएगा। तो सेम वे अकाउंटिंग के लिए जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं उसको भी अपने को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। इट इज एप्लीकेबल it is applicable when there are more than one accounting methods are available। एक से ज्यादा मेथड्स अवेलेबल है तो आपको एक चूज करना है, उस पर टिका हुआ रहना है। और ऐसा नहीं कि पहले एक लिया फिर सेकंड मेथड लिया फिर फर्स्ट लिया फिर सेकंड लिया, दैट शुड नॉट बी द केस। ओके, जैसे इसमें क्या होगा, फिर अपने को दो अलग अलग प्रॉफिट मिलेंगे और जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स है उसके हिसाब से। अगेन दिस मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस फोरकमिंग वीडियोस। बट यहाँ पे इतना ही समझो कि अगर हमने कंसिस्टेंसी नहीं रखा है तो हर टाइम प्रॉफिट में फर्क आते जाएगा। तो कंसिस्टेंसी को और थोड़ा समझ लेंगे आगे। व्हेन वी कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, बट कब हम इसको चेंज कर सकते हैं? तीन सर्कमस्टेंसेस में। एक, टू ब्रिंग बुक्स इन अकाउंट्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम कहते हैं इंड एएस। इंड एएस, दिस इज इश्यूड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द सुप्रीम अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर कोई नए आए हैं और मेरा पुराना पॉलिसी अगर अकाउंटिंग का गलत है तो आई कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कोई नया लॉ आया और उसको प्रोविजंस के हिसाब से मुझे मेरा पॉलिसी चेंज करना है तो आई नीड टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। और तीसरा है, इफ इट इज फील्ड दैट न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी विल गिव फेयर अकाउंटिंग पिक्चर, मतलब नए पॉलिसी को फॉलो करने से अच्छा अकाउंटिंग पिक्चर दिखेगा। अगर ऐसा लगता है तो इन दैट केस हम इस तीन सर्कमस्टेंसेस में ही हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। दैट इज कंसिस्टेंसी। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी इज वन ऑफ द माय फेवरेट कांसेप्ट टू एक्सप्लेन। मटेरियलिटी में क्या होता है कि ऑल द आइटम्स विच आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब इसको हम समझेंगे एग्जांपल के साथ में। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं? जो आइटम जिसका अपने अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो, मतलब छोटा होगा तो छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक से चाय वाला है, एक चाय वाला है, ये चाय वाला का से मैंने इसके दो कस्टमर है, दो कस्टमर है इसके, एक है ए लिमिटेड और दूसरे रिलायंस लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ये चाय वाला रिलायंस के हेड ऑफिस में भी चाय देता है और ए लिमिटेड के हेड ऑफिस में भी चाय देता है, दोनों के ऑफिस आजू बाजू में है। तो इसका एनुअल चाय का बिल हो गया 10,000 रुपए फॉर रिलायंस और 10,000 रुपए फॉर ए लिमिटेड, दोनों के लिए उसने 10,000 रुपए का चाय का बिल दिया। अब ए लिमिटेड का जो टर्नओवर है बिजनेस का, ये है साल का 10 लाख रुपए, दिस इज अ 10K। ओके, तो ए लिमिटेड का सेल कितना है? 10 लाख रुपए, और चाय का बिल कितना हुआ है? चाय बिल 10,000 रुपीज। रिलायंस का चाय का बिल कितना हुआ है? 10,000 रुपीज, और रिलायंस का टर्नओवर है 1,000 करोड़। ओके, अब बताओ, ये 10,000 रुपए की अमाउंट सेम है रिलायंस के केस में भी और ए लिमिटेड के केस में भी, तो किसके लिए ये अमाउंट कंपैरेटिवली बड़ी लगेगी? ए लिमिटेड के लिए बड़ी लगेगी। आंसर इज राइट। 10 लाख के टर्नओवर के सामने 10,000 इज बड़ी अमाउंट, पर 1,000 करोड़ के सामने 10,000 इज वेरी स्मॉल, पीनट्स, राइट। तो यहाँ पे इफ यू सी द मटेरियलिटी कंसेप्ट, तो ये अमाउंट ए लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी है, इट मीन्स इट इज अ वेरी मटेरियल अमाउंट, एंड रिलायंस के लिए छोटी है, इट इज कॉल्ड इमटेरियल अमाउंट। सो अमाउंट डजंट मैटर, आपके बिजनेस पे कितना बड़ा इंपैक्ट करेगी, दैट मैटर। हरी बात समझ में? सो दिस इज अ मटेरियलिटी कंसेप्ट। अगर फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड के बुक्स में उसने 10,000 का एंट्री करना भूल गया तो बड़ा इंपैक्ट होगा, बट रिलायंस के केस में अगर रिलायंस ने एंट्री करना भूल गया तो देर विल बी नो इम्पैक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और वेरी स्मॉल इम्पैक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो मटेरियलिटी इज रिलेटिव टर्म,
एनी आइटम मटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ बिजनेस। सो इसी के साथ में जो कंसेप्ट हमको डिस्कस करने थे अकाउंटिंग के, दीज कंसेप्ट आर ओवर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते फिर नए वीडियो में। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी स्टडी।